सारथी। सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित। नीट पेपर पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा विपक्ष। राहुल गांधी बोले, युवा नीट को लेकर डरे हुए हैं, हम संसद में उनकी आवाज बनेंगे। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, एक की मौत, 8 घायल, कई गाड़ियां दबी। फ्लाइट्स ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 5 महीने बाद मिली जमानत, जेल से बाहर आए। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, संसद में दिए बयान के विरोध में पोती गई काले का क्या, तो उपद्रवियों ने काली स्याही फेंककर की तोड़फोड़। यूपी के 16 शहरों में जोरदार बारिश। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मानसून की एंट्री। 29-30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां एनसीआर में शुक्रवार को हुई बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 6 लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए। हादसे के चलते टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया है और उड़ानों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर डाइवर्ट कर दिया गया है। एविएशन मिनिस्ट्री ने इस हादसे के बाद एक रिव्यू मीटिंग की है और एयरलाइंस को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को हुई दुर्घटना के चलते टर्मिनल 1 बंद करने के बाद टर्मिनल 2 और 3 टर्मिनलों के सुचारू संचालन के लिए एविएशन मिनिस्ट्री 24/7 वार रूम स्थापित करेगी। मंत्रालय की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कड़ी निगरानी में एक 24/7 वार रूम स्थापित किया जाएगा। यह वार रूम रद्द की गई उड़ानों का पूरा रिफंड सुनिश्चित करेगा या उपलब्धता के अनुसार वैकल्पिक ट्रेवल रूट टिकट प्रदान करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने टर्मिनल 1 बंद होने के बाद समीक्षा बैठक की। उन्होंने एयरलाइंस को टर्मिनल 1 बंद होने के बाद हवाई किराया न बढ़ाने की सलाह जारी की। सभी रिफंड 7 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरने से मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। Airport and also 4 of them who were injured. Condolence to the family also of the person who lost his life, and we have been taking care of the injured. They are in the hospital right now. One of them is also discharged. So whatever best we can do to the injured families, we are reaching out to them and doing it. Compensation has also been given to the tune of 20 lakhs for the deceased family and also 3 lakhs to the injured. And when it comes to the incident itself, we have deployed an initial investigation team, especially from IIT Delhi Structural Engineering Department, so that there is an impartial investigation that happens, and we are just waiting on the initial report that comes out from that. And subsequently we have also seen an incident that has happened in Jabalpur airport also. So there also AAI, Airport Authority of India, is sending a team so that they can assess what went wrong there. So the investigation is also going to happen. Once the preliminary initial investigation happens, based on the initial findings, we are going to see if there is a requirement for furthermore deeper investigation, what is required. So that decision is going to be taken later. अगली खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि इंफ्रा एंड AIF के तहत प्रस्तुत बैंकों के ब्याज छूट दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और बताया कि इस योजना के तहत अब तक 43,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक कृषि विभाग और नाबार्ड ने मिलकर इस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। लॉन्च के दौरान कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि मोदी सरकार कई उपाय करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 28 जून तक AIF के तहत 67
1871 परियोजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जुटाया जा चुका है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं नाबार्ड को, कृषि विभाग को, पूरी टीम को कि आपने ऐसे दावों के भुगतान के लिए ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शुल्क दावों के ऑटोमेशन हेतु वेब पोर्टल बनाई है और आज का शुभारंभ किया है। अब इस पोर्टल के कारण क्लेम एक दिन में सेटल किए जा सकते हैं। इसके कारण निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, अनावश्यक समय नहीं लगेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ जो दावे हैं, क्लेम है, उनका भुगतान किया जा सकेगा। मैं विभाग से और यही कहना चाहूंगा, नाबार्ड यहां बैठे हैं चेयरमैन, कि हम तय करें कि एक दिन मतलब फिर एक दिन, क्योंकि जिंदगी का एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पता नहीं कितने दिन की जिंदगी हो, उसमें एक दिन भी क्यों फालतू गंवाया जाए। तो मैं इस क्रांतिकारी पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नई दिल्ली आवास पर शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के टॉप लीडरों का पहुंचना शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर के साथ सांसद संजय झा और बिहार के कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी इसी सिलसिले में सीएम के आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार शुक्रवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे और 29 जून को नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के विश्लेषण और 2025 में होने वाले लोकसभा, आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पार्टी की केंद्र से मांग पर भी चर्चा होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नेता विपक्ष राहुल गांधी का नीट मामले में बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एआईएमआईएम चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर काली स्याही से हमला हुआ है। कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर की नेम प्लेट पर काली खोद दी। ओवैसी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की कायराना हरकतों से नहीं डरता। उन्होंने इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद से उनका विरोध शुरू हो रहा है। कुछ अज्ञात बदमाश गुरुवार रात करीब 9 बजे दिल्ली स्थित सांसद ओवैसी की कोठी पर पहुंचे और बाहर लगी नेम प्लेट पर काली खोद दी। साथ ही कुछ पोस्टर चिपका दिए जिसमें लिखा था भारत माता की जय
असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि सोरेन बिरसा मुंडा जेल में थे। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एसवी राजू ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो इसी तरह के अपराध को फिर कर सकते हैं। वहीं अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई भी आशंका भी नहीं है। आपको बता दें कि सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई है। इस मामले पर ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजकुमार पाहन और आपको बताते हैं हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष एमपीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला मुख्यालय में मिठाई बांटी है। झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिरसा चौक से जुलूस निकाला, जो सीधे कान्हू मुर्मू पार्क तक गया। कार्यकर्ताओं ने हेमंत की रिहाई की खुशी में एक दूसरे को अबीर लगाया, पटाखे छोड़े। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू और सोरेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। झामुमो जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे निर्दोष नेता हेमंत सोरेन को अकारण 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल से बेल निर्दोष आदमी को 148 दिन इन लोगों ने जबरदस्ती उच्च न्यायालय ने आज न्याय किया है। सच्चाई की जीत हुई है और पूरे का मुंह काला हुआ है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी के नए पुलिस कप्तान गौरव पुरोहित ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वो रेवाड़ी से दूर रहें या फिर अपराध की दुनिया छोड़ दें, ताकि आम जन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, क्योंकि जिला पुलिस अब अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आएगी। पुलिस अधीक्षक गौरव पुरोहित आज रेवाड़ी जिला का कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नए कानून का जिक्र करते हुए एसपी गौरव पुरोहित ने कहा कि नए तीनों कानून अपराधियों के लिए बेहद ही मुश्किल होने वाले हैं। वहीं नए कानूनों से अपराध पर नकेल करने में पुलिस को मदद भी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और आपके माध्यम से जो रेवाड़ी की समस्त जनता है उनको नमस्कार करता हूं। और यहाँ रेवाड़ी में अभी मैं आया हूं और जो हमारे यहाँ जियो साहिबान है उनसे एक प्रारंभिक मीटिंग करी है और यहाँ के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी बहुत जानकारी ली है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी में जो है जिस तरीके की पुलिसिंग चलती आ रही है उसी तरीके से उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जो है आगे भी पुलिसिंग की जाएगी और यही प्रयास रहेगा कि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जनता को जो है जो पुलिस की सेवाएं हैं उसमें बिल्कुल सुलभ तरीके से उनको मिलती रहे और जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से बनी रहे, लोगों में भाईचारा भी इसी तरह से बना रहे, सौहार्द भी बना रहे। यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के रेवाड़ी स्थित उस नागरिक अस्पताल की, जहां गरीब लोग बीमार होने पर अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल के गेट नंबर 2 पर लगी गंदगी की ये ढेर और जगह जगह बिखरा बायो वेस्ट और ऑक्सीजन प्लांट के आसपास
पड़ी खाली ये शराब की बोतलें और शीशे के गिलास ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ इलाज करवाने आ रहे मरीज कितने स्वस्थ होकर जाते होंगे और कितना मुस्तैद है इस अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि यह अस्पताल कम और कचरा घर व शराब पीने का हाथा अधिक नजर आ रहा है। क्या कहना है अस्पताल में आने वाले लोगों का, सुनाते हैं आपको। असल में जो हमारा हॉस्पिटल का दो तरह का वेस्ट होता है, एक बायोमेडिकल वेस्ट है, एक जनरल वेस्ट है। जो ये हॉस्पिटल का जो पीछे का जिधर ये हम जनरल वेस्ट डालते हैं, उस साइड का गेट अभी हमने पिछले दिनों ही पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए खुलवाया है और उसकी वजह से उस साइड से कुछ जानवर आ जाते हैं। कुछ बारिश की वजह से उस एरिया में ज़्यादा जो है कीचड़ और गंदगी हो गई है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमने इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स लगाई हुई हैं, वो इसको सेग्रीगेट गेट करवाकर और जो हमारा वल्कन के साथ में आउटसोर्सिंग का टेंडर है जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करती है। गंदगी का आलम ये है, हॉस्पिटल में जो नई बिल्डिंग बनी थी उससे पहले यहाँ पार्क बना गए थे मरीजों के जो साथ आते गार्जियन उनको बैठने के लिए। ये हमने देखो पार्क भी देखा था, यहाँ बैठते भी थे और हमने आज ये हालत भी देखी है कि हम इधर देखते भी नहीं है, इतनी गंदगी हो रही है। उनको जी परेशानी है। जब गेट के एंट्री पे ही कूड़े का माहौल मिलेगा तो अंदर आदमी बीमार होने जाएगा, ठीक होने जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल है शहर का पूरे का, और इसमें ये। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचा है। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए पवित्र गुफा की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गुरुवार जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए पवित्र गुफा की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गुरुवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं को खुशी है कि उन्हें यात्रा में शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। एक्साइटेड है काफी, फर्स्ट टाइम है विजिट। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, सब कुछ एक्सप्लोर करना है, देखना है, जाना है बस। किस रूट से जा रहे हो आप, बालटाल या पहलगाम? हम लोग बालटाल से जा रहे हैं। हम लोग 5 लोग हैं साथ में, हम लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से और दत्ते के साथ। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे? अरेंजमेंट अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है जस्ट, अभी तो जो ठीक लग रहा है देखने से। अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो देखते हैं। बाबा से यही है, सबकी खुशियाँ, सबके भला, सब पर कृपा बनी रहे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ की चीज़ों को लेके, वहाँ के रास्ते और बाबा बर्फानी के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा दिन से इच्छा थी कि उनके दर्शन मिले, बस इसके लिए। तो किस रूट से कर रहे हैं आप? सर हम पहलगाम से कर रहे हैं जी। लंबा है लेकिन? हाँ लंबा है पर रोमांचक होगा रास्ता, नेचर का भी आनंद मिलेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरा पहला टूर है, मैं प्रेयर देखने जा रहा हूँ और मेरे साथी सब जो आए हैं, हम लोग पूरे ग्रुप के साथ में आए हम लोग। काफ़ी अच्छी अनुभव है। कहाँ से ट्रैवल करेंगे, बालटाल से या पहलगाम? सर पहलगाम से करेंगे सर हमको। अच्छा, तो क्या मांगेंगे क्या बाबा से, क्या है? बाबा तो सबके लिए हैं, मांगना क्या उनके लिए, श्रद्धा भाव लेके जा रहे हैं और उनके प्रति भाव है हम लोगों के, जो लाया है हम लोगों को। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखकर ट्रांसपोर्ट मालिक खुश हैं, क्योंकि उनका कारोबार सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान ही शुरू होता है। ये हम ऑफिस जो खोलते हैं सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने के लिए ओपन करते हैं इसको, तो फिलहाल बंद ही रहता है ये। तो यात्रा के टाइम पे ही इसको हम ओपन करते हैं। तो उम्मीदें पूरी साल की देखो यही उम्मीद रहती है कि 1.5 महीने के लिए अमरनाथ यात्रा चलेगी, तो चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार, हमारे साथ ड्राइवर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और भी अमरनाथ यात्रा को लेके रेडी वाला, हर एक कोई टैक्सी वाला, हर एक बंदा डिपेंड होता है अमरनाथ यात्रा के ऊपर। दक्षिण कश्मीर में भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले पवित्र गुफा मंदिर की 52 दिनों की अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। इस साल लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में
रहने वाले बशीर अहमद तेरू दर्द सिना समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को बचाने के मिशन पर हैं। वह युवा पीढ़ी को समुदाय की परंपराओं और संस्कृति से रूबरू कराने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर को एक ऐसे म्यूजियम में बदल दिया है जहां पर दर्द सिना समुदाय की संस्कृति और जिंदगी जीने के तरीकों को दिखाने वाली चीजों को रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रहने वाले बशीर अहमद तेरू दर्दशिना समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को बचाने के मिशन पर हैं। वे युवा पीढ़ी को समुदाय की परंपराओं और संस्कृति से रूबरू कराने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर को एक ऐसे म्यूजियम में बदल दिया है जहां दर्दशिना समुदाय की संस्कृति और जिंदगी जीने के तरीके दिखाने वाली चीजों को रखा गया है। चीजों को लोग भूल रहे हैं, क्योंकि उनको चीज़ों को भूलना तो ये एक बड़े पाप है, क्योंकि उनमें सादगी थी, वो लोग मोहब्बती थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। उस वजह से मैंने इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 75 आइटम्स हैं मेरे घर में ही। यहाँ मैंने अपने घर में ही इसको म्यूज़ियम बनाया। एक लड़का है जो दिखा रहा है, एक इतने लोग मतलब आज मुझ पर खुश हैं, जिनको भी घर पे पुरानी सामान है वो लाकर यहाँ रखते हैं। दर्दशीना समुदाय मुख्य रूप से कश्मीर घाटी के आसपास के इलाकों में रहता है। इस समुदाय की घटती आबादी को लेकर तेरू परेशान दिखते हैं। यहाँ एक गढ़ी है, गढ़ी उन दिनों की गढ़ी जो है तासा सुरफ वनन, वो पुरानी गढ़ी जो है 74 ईयर्स ओल्ड है, और 88 ईयर्स वाले एक हमारा सामान इंस्ट्रूमेंट है जो लेडीज़ के वो जो गहना है वो है, और एक घोड़े की जीन है लकड़ी की बनी हुई वो, और एक ट्रेडिशनली जो टॉप है आपके सामने पड़ा है, ये बाहर है, ये जो है 1965 का है। बहुत से आइटम्स है जो 1965 के, 1961 के हैं, 1947 के भी इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। तेरू दर्दशिना समुदाय की शीना भाषा को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दर्दशिना समुदाय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भी रहता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुंबई वासियों को उम्मीद है कि नई एनडीए सरकार के केंद्रीय बजट में लोकल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने जैसे कई इंतजाम किए जाएंगे। लोकल ट्रेनें जो है वो मुंबई की लाइफलाइन है। दूर दराज के सब अर्बन इलाकों से अपने दफ्तरों तक पहुंचने के लिए रोज लाखों लोग लोकल में ही सफर करते देखे जाते हैं। इस रिपोर्ट को समझिए। मुंबई वासियों को उम्मीद है कि नई एनडीए सरकार के केंद्रीय बजट में लोकल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने जैसे कई इंतजाम किए जाएंगे। लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन है। दूर दराज के सबअर्बन इलाकों से अपने दफ्तरों तक पहुंचने के लिए रोज लाखों लोग लोकल में ही सफर करते हैं। दिक्कत यह है कि पब्लिक सबसे ज़्यादा है, पहली बात है। दूसरी बात है कि गाड़ी बढ़ाना चाहिए, फिर भी उतनी कम नहीं होगी। हाँ, रोड ट्रेवल करते हैं। हम लोग हमेशा खड़ा होके आते हैं सर, एक तो सीट नहीं मिलती पहली बात, तो हर पब्लिक को सीट मिलना चाहिए। उसमें जो आम पब्लिक के लिए जो आने वाले हमारे पैसेंजर हैं, लोकल यात्री हैं, उनके लिए फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। और मुंबई लोकल ट्रेन की हालत ऐसे है कि लोग एवरीडे परेशान होते हैं, सुबह हो शाम हो, मतलब वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है। एसी का जो अभी उन्होंने चालू किया है उसकी भी फ्रिक्वेंसी कम है, इसलिए जो आम यात्री हैं उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। जो आने वाला बजट है ऐसा उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। आप देख लो मेरे को कितना पसीना आ गया है, काफ़ी सारा क्राउड है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, और थोड़ी बहुत सुविधा तो रेल को देनी चाहिए जिससे लोगों को कंफर्ट महसूस हो या उनको आने जाने में कम तकलीफ हो। तो ये बजट में थोड़ा बहुत पार्ट आई थिंक सरकार को सर्विसेज में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है नहीं है, जैसे टॉयलेट है, खाने की चीज़ें हैं, वो कुछ है नहीं है ना, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए लोगों को। रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिए जाने से बहुत से लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि रेलवे के लिए अलग बजट बहाल किया जाना चाहिए।
तो रेलवे को अलग से ही बजट बनाना चाहिए, तो नफा नुकसान मालूम पड़ सके, कितना कमाई हुआ कितना नुकसान हुआ एक साथ बनता है तो मालूम नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है यात्रियों का, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। लोकल ट्रेनें की सुविधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन भीड़ जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यात्रियों को मतलब जान यात्रा करना पड़ता है। हाँ, देखिए लोकल का सुविधा तो जितनी तारीफ की जाए कम है, बशर्ते क्या है जनसंख्या के अनुसार ट्रेनें कम है। कई लोगों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिले। उन्हें लगता है कि वेटिंग टिकट उनके गांवों तक के सफर के दौरान समस्याएं पैदा करते हैं। मुंबई के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, और जैसे कि हम लोग फेस करते हैं ज़्यादा क्राउड होता है ट्रेन में, उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हम लोग जैसे कि गांव जाते हैं यूपी के लिए, तो ट्रेन में बहुत सारा फेसिंग करना पड़ता है। जैसे कि कंफर्म टिकट हमको मिल गया, बट वहाँ अंदर इतना क्राउड होता है कि टिकट का कोई मतलब नहीं हो पाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, डिसिप्लिन जरूरी होता है। माया नगरी मुंबई में बढ़ती जा रही भीड़ भाड़ को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उनकी परेशानियों पर इस बार ध्यान देंगी।